हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा वो है यूडी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी। इसको इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडल भी कहलाता है और ये सोशलाइजेशन की एक थ्योरी है, इसलिए इस चैप्टर को 4.1 कर मैं मार्क किया हूँ। और सोशलाइजेशन चैप्टर का ये थ्योरी छोड़कर और दो थ्योरी है, वो है जीएच मीट का थ्योरी और सीएच कूले का लुकिंग ग्लास थ्योरी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डिस्कस करूँगा, तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो की लास्ट में मैं पिछले वीडियो की तरह ही शॉर्ट करके नोट प्रोवाइड करूँगा। चाहे तो लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक ए थ्योरी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इकोलॉजिकल मॉडल। सबसे पहले जानेंगे इकोलॉजिकल मॉडल क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, उसका पूरा का पूरा थ्योरी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द लेवल, इस इकोलॉजिकल मॉडल का जो 5 लेवल है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये वेरियस एग्ज़ाम में आजकल ये थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, तो आशा करते हैं आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा के पूरा मॉडल समझ आ जाएगा और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्ज़ाम में आप लोग अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का क्या रिलेवेंस है, क्या उसका इफेक्शन है। तो इफ़ेक्ट क्या है ना, ये थ्योरी अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट एक व्यक्ति का और एक बच्चे के जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव विस्तार करते हैं और कैसा उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस में इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पे जान पाएंगे इस थ्योरी की बदौलत। तो इसलिए ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको जानने पे ही हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। चलिए ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। इस थ्योरी को इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट इंटरेक्शन थ्योरी भी कहलाता है, क्योंकि इस थ्योरी से ही हम लोग एक बच्चे और उसके साथ उसके आसपास जो एनवायरनमेंट रहता है, कैसे उस एनवायरनमेंट के साथ वो बच्चा इंटरेक्ट करता है और उसको जो इंटरेक्ट करने पर जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट उस बच्चे का लाइफ में क्या इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द चेंजेस दैट हैपन इन ए चाइल्ड एंड हाउ ए चाइल्ड एनवायरनमेंट affects him as he grows and develops। क्या है मतलब एक बच्चे उसके आसपास एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट उस बच्चे के ग्रो, उसका डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट करता है, वो इस थ्योरी से हम लोग जानेंगे। और देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लेइंग मेजर रोल्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो उस बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल्स प्ले करता है। तो आगे हम लोग उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। और एक बात, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में ही थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। चाहे तो आप लोग नोट्स कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूडी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यूडी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में 5 लेवल है। ये 5 लेवल में वो पूरा का पूरा एक बच्चा का लाइफ का जो समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन होता है उसके बारे में वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो 5 लेवल है उसका सेंटर में है एक बच्चा,
उसके एकदम सेंटर में है एक बच्चा। एक बच्चा के होल लाइफ को उन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, कैसे उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो लेवल आता है वो होता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के देखिए उसके पास में मैं लिखा हुआ हूँ इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या होता है? इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है जब एक बच्चा जन्म लेता है इमीडिएटली उसके आसपास जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वही होता है इमीडिएट एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल की और एग्जाम्पल ये होता है जो एक बच्चा जन्म लेने के बाद उसका फैमिली, उसका फर्स्ट जो इन्वायरमेंट होता है, फर्स्ट जो इन्वायरमेंट में जो लोग रहता है उसका वो फैमिली मेम्बर्स रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होकर वो कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है शिक्षा लेने के लिए। वहाँ पर उसका जो फ्रेंड्स होता है, मतलब पीयर्स ग्रुप होता है, वो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ वही टीचिंग इंस्टीट्यूशन भी उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट में आ जाता है। मतलब एक बच्चा जन्म लेकर इमीडिएटली और थोड़ा बड़ा होकर इमीडिएटली जो लोग के साथ उसका एक रिलेशन हो जाता है वो आता है माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद देखिए मेसो सिस्टम। मैं लिखा हुआ हूँ कनेक्शन। देखिए एग्जाम्पल की और फैमिली टीचर फैमिली पियर्स मतलब क्या है? मतलब है जो माइक्रो सिस्टम में जो लोग था, माइक्रो सिस्टम में जो एलिमेंट था उस एलिमेंट का आपस में जो कनेक्शन है, आपस में जो रिलेशन है वही मेसो सिस्टम कहलाता है। मतलब एक फैमिली के साथ उस बच्चे का जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, उस टीचिंग इंस्टीट्यूशन से जो रिलेशन ग्रो करता है वो मेसो सिस्टम में आ जाता है। तो एक बच्चे का जो फ्रेंड होता है उसके साथ उस बच्चे का जो फैमिली है उस फैमिली से जो रिलेशन हो जाता है वो आ जाता है मेसो सिस्टम में। मतलब है रिलेशन बिटवीन बोथ फैमिली टीचर ग्रुप, फैमिली पीयर ग्रुप्स और फैमिली सिबलिंग ग्रुप्स एटसेट्रा। उसके बाद देखिए जो लेवल आता है वो है एक्सो सिस्टम। यहाँ पर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक से समझ लीजिए। एक्सो मीन्स क्या है? एक्सो मीन्स बाहर, मतलब बाहर की जो दुनिया है वही होता है एक्सो सिस्टम में आता है। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट मतलब बच्चे का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है एक्सो सिस्टम में वो इमीडिएट एनवायरनमेंट नहीं होता है। बच्चा डायरेक्ट उस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट वही एनवायरनमेंट के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता है। कैसे रहता है? इनडायरेक्टली उस एनवायरनमेंट की और उस एनवायरनमेंट के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ एक बच्चे का रिलेशन होता है। कैसे होता है? पकड़ लीजिए, जो बच्चा है उसका पेरेंट्स बाहर कोई काम करने जाता है तो उस बच्चे का जो पेरेंट्स का वर्क प्लेस है वही वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, वही वर्क प्लेस का जो सिस्टम होता है वो इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर एक एफेक्शन करता है। पकड़ लीजिए और एक एग्जांपल देता हूँ। सभी बच्चे कोई ना कोई स्कूल बोर्ड्स के अंदर उसका पढ़ाई शुरू करता है और ख़त्म भी करता है। अगर स्कूल बोर्ड से वो बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, वो कहाँ से कांटेक्ट रहता है? उस बच्चे ने स्कूल थ्रू उस स्कूल बोर्ड्स के कनेक्शन में आता है। मतलब इनडायरेक्टली स्कूल बोर्ड्स में जो लोग बैठे हुए हैं वही लोग क्या क्या करिकुलम सेट करता है, कैसे उसका स्कूल का जो सिलेबस है वो सेट करता है, उसका सभी इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, उस बच्चे के जीवन पे ऊपर वो महत्वपूर्ण एक इफेक्ट करता है। और देखिए मास मीडिया के डायरेक्ट कोई बच्चा मास मीडिया के साथ कनेक्ट में नहीं आता, ठीक है। मगर मीडिया में क्या क्या हो रहा है, मीडिया में क्या क्या
चल रहा है वो सब कुछ एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। मतलब जो डायरेक्ट एक बच्चे और उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट ना करते हुए भी इनडायरेक्टली एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट और प्रभाव बच्चे के जीवन के ऊपर वो रख जाता है, वो होता है एक्सो सिस्टम। ठीक, इसके बाद आते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, बहुत ही बड़ा यह क्षेत्र में जहाँ पर एक बच्चे का जीवन प्रतिफलित होता है वही होता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ सोशल और कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू कैसे वो सोशल और कल्चरल वैल्यू के अंदर आता है तो ये समझ लीजिए, पकड़ लीजिए। एक बच्चा कहाँ पर बड़ा हो रहा है उसके ऊपर उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। एक बच्चा अगर हाई सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जन्म लेगा और पला बड़ा होगा तो उसका जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा वो और जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही क्षेत्रों में बहुत आसान हो जाएगा। मगर लो इकोनॉमिक स्टेटस में जो बच्चा बड़ा होगा उसका ये सोशलाइजेशन प्रोसेस और अदर्स डेवलपमेंट इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। ठीक है, तो और कैसे इफेक्ट करता है? और इफेक्ट करता है आप एक बच्चा डेवलप कंट्री में जन्म ले रहा है और डेवलपिंग कंट्री में, अगर डेवलप कंट्री में जन्म ले रहा है और डेवलपिंग कंट्री में जन्म ले रहा है तो वो उस देश का जो लॉ एंड रेगुलेशन होता है, उसका जो कल्चरल वैल्यूज़ होता है, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो सब कुछ एक बच्चे के लाइफ पे ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एक बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस और अदर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो और एक बात, मैक्रो सिस्टम समय मैक्रो सिस्टम चेंज भी हो सकता है। पकड़ लीजिए एक बच्चा जो लो इकोनॉमिक सिस्टम में, जो लो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में पला बड़ा हुआ है, वो बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करके एक अच्छा सा नौकरी ढूंढ लिया तो वहीं से उसका अर्निंग भी होगा, उसके साथ साथ उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड था, जो हिस्ट्री था, वो वही सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेंज करके हाई इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, हाई सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएगा तो उसका क्या हुआ, उसका जो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज था वो चेंज कर दिया, तो ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट नॉट द लिस्ट जो लेवल है वो है क्रोनो लेवल। क्रोनो मीन्स समय, टाइम। तो क्रोनो सिस्टम में अंदर देखिए चेंज ओवर टाइम, इन्वेंट टेक्नोलॉजी, अदर्स। मतलब क्या, एक क्रोनो सिस्टम क्या है? क्रोनो सिस्टम है एक बच्चा उसका जन्म से मृत्यु तक उसका जो पूरा समय काल है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में, साइंस में क्या क्या नया इन्वेंशन हो रहा है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफेक्शन है उस बच्चे के और उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। पकड़ लीजिए एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है उस समय साइंस में बहुत ही ज़्यादा एक इन्वेंशन हो गया तो वो इन्वेंशन से वही बच्चा इंस्पायर होगा और आगे जाकर उसका पूरा जीवन के ऊपर उस इन्वेंशन का एक इफेक्शन और इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, क्रोनो सिस्टम में आता है एक बच्चा एकदम इन्फेंट से, मतलब जन्म से एकदम मृत्यु तक ये पूरा समय काल में कैसे जीवन बिताए, कैसे उसके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, ये पूरा के पूरा सिस्टम, पूरा के पूरा होल लाइफ में जो हुआ है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका स्कूल बोर्ड्स कैसा रहा, उसका पेरेंट्स कैसे उसको बड़ा किया,
और उसके टाइम क्या क्या इन्वेंशन हुआ, पूरा के पूरा सिस्टम वो क्रोनो सिस्टम में आ जाता है। तो ये जो पूरा लेवल है वो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रो सिस्टम इमीडिएट इन्वायरमेंट, सेकेंड मेसो सिस्टम कनेक्शन, थर्ड एक्सो सिस्टम इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट, फोर्थ मैक्रो सिस्टम सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, एंड फिफ्थ क्रोनो सिस्टम चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, तो यही हो गया यूरी ब्रॉनवेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का 5 लेवल। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो कुछ मैं पढ़ाया है वो आप लोगों को कुछ काम आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। और अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर आकर कमेंट भी कर देना। और उसके साथ साथ जो पिछले वीडियो था वो जो सिलेबस का जो आगे का वीडियो हो गया, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट सेशन में जो वीडियो मैं लाऊंगा, जो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो है आई एंड मी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, जो GH मीट का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट सेशन में इस थ्योरी के बारे में जानेंगे और सोशलाइजेशन प्रोसेस का जो सेकंड थ्योरी था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे रहिए, ठीक रहिए और सेफ रहिए।